हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और ये पार्ट 2 वीडियो है। और ये आखिरी वीडियो होगा डीपीएसपी का प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव के लिए। और हालांकि इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मेंस में भी यूज हो सकते हैं, बट ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक है और रिवीजन की वीडियो है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि चीज़ों को कैसे याद रखना है और कौन सी चीज़ों को समझना है और क्या चीज़ें कौन सी चीज़ों को नहीं समझना है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है वीडियो, तो आप उसे जाकर के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें, फिर आप पार्ट 2 देखें। आप सबको, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कि जो डीपीएसपी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, आप ये वीडियो का पार्ट 4 नहीं है। ओके, मैं क्लियर कर दूँ, ये पार्ट 4 ये कॉन्स्टिट्यूशन का है एंड आर्टिकल 36 to 51। It lies between the article 36 to 51। And one more information कि आप इसी चैनल पे इंडियन पॉलिटी के और भी अन्य वीडियोस जाके देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी के वीडियो और इंडियन इकोनॉमी के वीडियो भी देख सकते हैं। करंट अफेयर्स, ऑसम करंट अफेयर्स हैं यहाँ पे, आप उसको देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड व्हाट वी हैव टुडे। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि जो डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन हुआ है वो तीन पार्ट में किया गया है: सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इन तीनों का जो इसमें क्या क्या आइडियोलॉजी है, उनसे जुड़ी चीज़ें जानेंगे। और कौन कौन से आर्टिकल किस किस प्रिंसिपल से जुड़ा है, ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में जो सवाल आते हैं तो आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो लेकिन एक्चुअली अब आपसे कोई ये सवाल पूछे कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का क्लासिफिकेशन किया गया है, तो इसका आंसर है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका इस तरह का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, बट इसके कंडीशन और डायरेक्शंस के आधार पे इनको इन तीनों में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मूल संविधान में इस तरह का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। तो आप नाम याद रखें। आपसे अगर आप पीसीएस के एग्जाम में जाएंगे तो आपसे सीधा पूछ सकता है कि वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी कौन कौन सा है: सोशलिस्टिक, गांधीयन, लिबरल इंटेलेक्चुअल। लिबरल इंटेलेक्चुअल, सोशलिस्टिक का तो समझ में आ गया, समाजवादी हिंदी में कहेंगे इसको, और इसको गांधीवादी कहेंगे। और तीसरा जो है ये हो जाएगा लिबरल इंटेलेक्चुअल, यानी कि उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो सबसे पहले चलते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। What it says, socialistic principles, it says these principles reflects the ideology of socialism। इसमें सोशलिज्म के आदर्श दिखते हैं। ये सिद्धांत जो है वो समाजवाद के आलोक में लाया गया। and they laid down the framework of democratic socialist state aimed at providing social and economic justice and set the path towards the welfare states। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें ओवरऑल जो है डीपीएसपी वो एक वेलफेयर स्टेट होने की बात करता है। और स्टेट कैसा होना चाहिए? वेलफेयर, यानी कि अर्थात कल्याणकारी। तो कल्याणकारी होने के उसके तो कुछ फीचर्स तो होंगे। अब कोई इंसान को आप अगर कहोगे कि इज़ ऑसम, इज़ वेरी हैंडसम, इज़ गुड, कोई भी हो इंसान में, मेल फीमेल, तो उसके कुछ तो फैक्टर रहे होंगे जिसको कि उसने फुलफिल किया होगा और अपने आप को हैंडसम कहलाने के लायक बनाया है। तो देखते हैं, तो यही बातें सोशलिज्म वाले प्रिंसिपल में होती हैं। ओके, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में होते हैं। तो इसमें जो आर्टिकल हैं वो काफ़ी सारे आर्टिकल हैं, काफ़ी सारे क्या है, मतलब जो भी हैं उसे मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला, और इसमें ये ओके, तो देखते हैं पहला जो है, ओके, तो पहला आर्टिकल इसमें ये कहता है कि पहला जो आर्टिकल है वो है 38, आर्टिकल 38 कहता क्या है? ये कहता है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल
इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। मतलब कुल मिला के इसका कहने का अर्थ ये है कि जो पब्लिक वेलफेयर होता है, लोक कल्याण, ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए, मतलब हाउ वी कैन प्रमोट द पब्लिक वेलफेयर। ओके, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको कि मेंटेन करना पड़ेगा, लाइक अब मैं हिंदी में बताता हूँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन तीनों तरफ के जस्टिस होना चाहिए ना, परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ये तीनों प्रकार के जस्टिस को इंश्योर करना होगा। एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंडिया में आज काफ़ी ज़्यादा ये मतलब प्रेवलेंट है, इनइक्वालिटीज बहुत सारे हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए कोई इन चीज़ों का मरम्मत तुरंत नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कहते हैं कि और इन सबको सुनिश्चित जब करेंगे फिर उनको मिलना चाहिए स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि उनको उनकी इनकम और उनकी इनकम यानी कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधा, अपॉर्चुनिटीज जो हैं और असमानता है उनको समाप्त करेंगे। उसको कैसे मिनिमाइज करने का मतलब यहाँ पे टर्म मिनिमाइज दिया हुआ है, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आर्टिकल 31। तो ये आप देखिए, आर्टिकल 38 अपने आप में एक चैलेंज है, यानी कि चुनौती है, यानी कि समस्या है। वहीं पे आर्टिकल 39 क्या है, आर्टिकल 39 में उसका सोल्यूशन है। आर्टिकल 39 क्या कहता है, आर्टिकल 39 कहता है टू सिक्योर द राइट्स of the people and provide them adequate means of livelihood for living। ओके, जिंदगी जीने के लिए उनको जीविका उपार्जन के लिए चीज़ें प्रोवाइड किया जाए। तो उसका पहला सेक्शन, अब आर्टिकल 39 में कुछ सेक्शंस हैं, आर्टिकल 39 में अलग अलग क्लॉज के टाइप के कर दिए गए। तो पहला जो है वो यही कहता है जितने भी नागरिक हैं उनको उनके जीविका के लिए, जीवन चलाने के लिए, उनके लाइफ जीने के लिए उनको जो चीज़ें चाहिए उनको उस तरह के साधन को प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा ये कहता है कि सामूहिक हित के लिए, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, जितने भी भौतिक संसाधन हैं उसका समान वितरण। भौतिक संसाधन चाहे वो फॉरेस्ट हो, रिवर हो, पॉन्ड्स हो, इस तरह के फॉरेस्ट हो, ठीक है, ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें कहते हैं। और ये भी कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ये चीज़ें आप महत्वपूर्ण है, सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, धन एक का एकत्रीकरण नहीं, मतलब देयर शुड नॉट बी टू मच वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। ओके, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इक्वली। तो यहाँ पे ये जोड़ देता है सोशलिस्ट वाला प्रिंसिपल, समाजवादी प्रिंसिपल, सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। ओके, और यही है। और इसमें और भी चीज़ें हैं कि जो भी वर्कर्स होते हैं उनके स्वास्थ्य और उनके बच्चों के जो बच्चों के सिचुएशन होते हैं उनको कैसे आप मतलब इंश्योर करेंगे, ये भी आर्टिकल 39 में दिया है। द प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रेन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। और बच्चे का, बालक जो उनके होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके स्वास्थ्य को कैसे इम्प्रूव करें उसका भी अवसर उनको मिलना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन हो गया कि उन्होंने ये बताया कि हाँ ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो आर्टिकल 39 एंड आर्टिकल 38 दे आर इंटरकनेक्टेड। आर्टिकल 38 अपने आप में मतलब एक प्रॉब्लम है, आर्टिकल 39 सॉल्यूशन है। आर्टिकल 39 ये क्या कहता है, दैट्स वेरी क्विकली, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। जो भी गरीब हैं, ठीक है, उनको समान रूप से न्याय और निःशुल्क, मतलब फ्री, ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता दी जानी चाहिए। उनको विधि का सहायता मतलब मिलना चाहिए। मतलब वकील उनके पास आके बताएंगे कि आपके साथ अगर ये होगा तो आपके ये राइट्स हैं, इस तरह करके आप कोर्ट जा सकते हैं ऑल, ठीक है। तो आर्टिकल 39 ए आप बिल्कुल याद रखें, राइट टू, इसमें मतलब प्रमोशन टू प्रमोट फ्री इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, इतना याद रखें आप। सॉरी।
आर्टिकल 41 क्या कहता है? टू सिक्योर राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड अवेटमेंट। मतलब काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, और जब आप बेकारी बुढ़ापा में चले गए, बिल्कुल आप डिसेबल हो चुके हैं, तो इस तरह के सिचुएशन में आपको पब्लिक असिस्टेंस और इस तरह के जो अधिकार हैं उसको कंजर्व करना पड़ेगा आपको। अब कोई बूढ़ा हो गया है, एक सेकेंड, तो उनकी देखभाल करने वाला अगर कोई नहीं है तो उनको उनके हेल्थ का ख्याल कौन रखेगा? तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 41 कहता है। आई होप आपको समझ में आएगा। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, इट इज आर्टिकल 41। अब अगर ये बिल्कुल ही याद नहीं सकते तो राइट टू वर्क में राइट टू एजुकेशन, बच्चा पढ़ना कब से स्टार्ट करता है? 5 साल से, तो 4 + 1 = 5। बट राइट टू वर्क तो 18 साल के बाद करते हैं। लेकिन ये बाय सीक्वेंस और मीन्स, इसके आप भाव को समझें कि पढ़ाने का अधिकार देने की बात करते हैं, काम करने का अधिकार देते हैं, ये सोशलिस्ट टाइप का बात है, तो इसे याद रखें। आर्टिकल 42 राइट टू एंड टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क। यहाँ पे देखिए सोशलिस्टिक है, समाजवादी बात कर रहे हैं कि जो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे काम करने की जो दशा होती है, कंडीशंस फॉर वर्किंग शुड बी ह्यूमन फ्रेंडली एंड टू मैटरनिटी बेनिफिट। तो जो प्रसूति प्रेग्नेंट वुमन होती है उनके लिए अलग से उनको रिलीफ मिलनी चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट मिलनी चाहिए। ओके, तो ये आप याद रखें। इस तरह के भी स्कीम्स भी आए थे लास्ट ईयर, यूपीएससी में क्वेश्चन भी था, ठीक है, मैटरनिटी लीव पे क्वेश्चन आया था, और वो प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा ऐसा कुछ, मेरे ख्याल से मातृशक्ति कुछ इस तरह का स्कीम था। अगर आप लोगों में से किसी को याद है तो आप बता सकते हैं। ओके, आर्टिकल 43 ये कहता है टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। यानी कि जो वर्कर्स हैं उनके लिविंग वेज जो होते हैं, ठीक है, जब वो रोज काम करते हैं उसकी जो मजदूरी और दिहाड़ी है तो उसको सिक्योर करना, और उनके लिए एक अच्छी जीवन शैली हो, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन करें, वो सोशल एंड कल्चरल पार्टिसिपेशन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर भी उनको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार वो तो वर्कर है तो तुम उधर जाके कहीं पे कुछ हो रहा है तो कोने में उसे खड़ा कर दिया, नहीं। दिस शुड बी कॉल टू ज्वाइन। ओके, तो उनको बुलाना चाहिए, उनको उनमें पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। आर्टिकल 43 यही कहता है, और ये भी अपने आप में बिल्कुल लग रहा है ना कि सोशल वाला बात करते हैं, सामाजिक, अरे भाई चलो नहीं सारे आओ, इंक्लूजन की बात करते हैं, समावेशन की बात करते हैं। कोई भी डाउन ट्रोडन है उनको कैसे इस तरह के उसको मैनेस्ट्रीम करना, ये भी सोशलिज्म के प्रिंसिपल में इसका रिफ्लेक्शन है, समावेशन, सबका विकास। ओके, आर्टिकल 43A क्या कहता है? इट सेज टू टेक अ स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब इंडस्ट्रीज के प्रबंध में जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, उनमें उनको भाग लेने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 43 सिंपल है, याद रखें, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 47 टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। यानी कि जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण आहार होते हैं, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है, जीवन स्तर को हाई करने के लिए, एंड पब्लिक हेल्थ यूटिलिटी को इम्प्रूव करने की बात करता है आर्टिकल 47। ओके, लेट्स मूव। नाउ वी हैव गांधीयन प्रिंसिपल। तो गांधीयन प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल्स आर द बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी and they represent the program of reconstruction initiated by Gandhi during the national movement। मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय गांधी जी ने जो अपने कुछ अपने आदर्श को उन्होंने क्या किया था, पुनर्स्थापित किया था, इनिशिएटेड बाय द गांधी जी। तो उनके कुछ तत्वों को इसमें शामिल कर लिया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट तो गांधी जी थे नहीं। तो आपसे अगर कोई एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि अगर गांधी जी रहते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिस तरह से अम्बेडकर जी थे,
नेहरू जी थे, बहुत सारे लोग थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? जैसा है वैसा ही रहता, क्योंकि उनके आइडियोलॉजी को तो डाल दिया गया इसमें। हो सकता है कुछ चीज़ें उन्हें, लेकिन है, क्योंकि उनके प्रभाव हैं इसमें। उन्होंने तो इनसे इसके अंडर जो कुछ आर्टिकल्स आते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। आर्टिकल 40 उन्होंने कहा था कि टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत का गठन करना है और उन्हें आवश्यक शक्ति दी जानी चाहिए, ठीक है। एंड इंडो विद द नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज द यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में कार्य करने की शक्ति उनको मिल जाए। आर्टिकल 43 अगेन, तो आर्टिकल 43 का ही पार्ट है। तो प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, उन्होंने लघु उद्योग को बढ़ावा देने पर उन्होंने बहुत जोर दिया था। और साथ ही साथ कोऑपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज, और साथ ही साथ जो ग्रामीण एरिया हैं वहाँ पे भी इनको सहकारी रूप से इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सहकारी का मतलब होता है कुछ लोग मिल के किसी चीज़ को आगे ले जाएं। आर्टिकल 43B ये क्या कहता है? प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एंड तो इसे हिंदी में समझते हैं। आर्टिकल 43B ये कहता है कि जो सहकारी समिति होती है उनका जो फॉर्मेशन होना चाहिए, दैट शुड बी एब्सोल्युटली ऑटोनोमस, स्वायत्त रूप से होना चाहिए किसी के। एंड ओके, तो ये था उसमें। दूसरा टर्म ये कि ऑटोनोमस फंक्शनिंग होना चाहिए, वॉलेंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब लोकतांत्रिक नियंत्रण हो, ओके, और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी आर्टिकल 43B में। तो 43B आप याद रखते हैं, हालांकि ये इंपॉर्टेंट। ये 43B से आप क्या समझते हैं? ये B इट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको जोड़ा गया है। जैसे कि आपने सोशलिस्ट वाले में देखा था 43A हमने कहा था, यानी कि वो संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो ये भी कई बार पूछ सकता है आपको कि ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, फिर इसमें पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडेड थ्रू एन अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट। तो आप इस तरह से इंडिकेट करेंगे, और आपको याद रखना होगा कि 43A 43B इस तरह से जो भी चीज़ें हैं 43, तो वो ABCD जो भी देखे समझना कि वो आप समझ जाइए कि वो अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है। ओके, लेट्स मूव। आर्टिकल 46 व्हाट इट सेज? इट सेज टू प्रमोट educational and economic interest of SC, STs and other weaker section of the society and to protect them from social injustice and exploitation। मतलब हमारे समाज में वैसे लोग जो SC, ST वाले हैं और अदर वीकर सेक्शन हैं, जो शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको इनजस्टिस से बचाना, उनको उनके एक्सप्लॉयटेशन होने से बचाना। This is the direction to the state, and one must ensure that there should not be any kind of exploitation and injustice against SCs, STs or other weaker section of the societies, because they are downtrodden and they are the weak. They don't have too many wealth and they don't have, मतलब उनके पास इतने सारे रिसोर्सेस नहीं है, लोग उनको अलग निगाह से देखते हैं, एक स्टिग्मा होता है और वो उनको हर बार ब्लेम करते हैं, अब्यूज करते हैं। तो इनमें उनको प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। ओके, तो ये आप याद रखें, ठीक है। मतलब हिंदी में अगर मैं कहूँ तो SC मतलब हो गया अनुसूचित जाति, ST मतलब अनुसूचित जनजाति, वीकर सेक्शन मतलब जो कमजोर वर्ग हैं और उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करें और सामाजिक अन्याय और उनके शोषण से उनको सुरक्षा मिले। आर्टिकल 47 आजकल ये है टू प्रोवाइड द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और वाइन वी कैन से एंड द ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। समझता कोई नहीं है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि लॉकडाउन में बहुत सारी सरकारें, दिल्ली की गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, महाराष्ट्र, उनके पास जब रेवेन्यू कम हुआ उन्होंने कहा भाई केंद्र सरकार से मांग की ठेके खुलवा दो। तो कैसे गांधी जी भी सस्टेन करते बताओ?
आर्टिकल 48 टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस। ये इनसे बात जुड़ी हुई बातें हैं कि जो गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की जो बलि होती है उस पे रोक करना। एंड साथ ही साथ उन्होंने ये कहा उसको रोको एंड ड्रॉ द कैटल, ये हो गया, एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड, तो उनके नस्ल को कैसे सुधारा जाए, ये बात कही थी गांधी जी ने। गांधी जी के प्रिंसिपल में ये सारी आर्टिकल्स थे। एंड द लास्ट वी हैव इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। इन द प्रिंसिपल इंक्लूड्स इन दिस कैटेगरी रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ये उदार होने की बात करता है। सबसे पहले है आर्टिकल 44 यानी कि यूसीसी की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं ये, यानी कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में जो नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। ओके, हालांकि गोवा इंडिया का पहला स्टेट है जहाँ पे उसका अपना सिविल कोड है, तो आप ये साथ ही साथ ये याद रखें। आर्टिकल 45 प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन until they complete or attain the age of 6 years। देन तो यहाँ पे जो जितने बच्चे हैं उनको एक्चुअली आई थिंक यहाँ पे ये एज ऑफ 6 ईयर हो या 14 ईयर मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी। ओके, ये एक सेकेंड, ओके, इट इज 6 ईयर और 14 ईयर इट इज फंडामेंटल राइट, एलिमेंट्री वाला वो आर्टिकल 41। ओके, सो इट्स जब वो 6 वर्ष के होते हैं तो उनको इस तरह के निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए उन बच्चों को, और उनके चाइल्डहुड केयर होनी चाहिए। एंड 48 टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और तो आर्टिकल 48 ये कहता है कि जो कृषि होते हैं और जो पशुपालन करते हैं उसमें आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली, साइंटिफिक लाइंस, ठीक है, तो उन चीज़ों का उसमें इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़े। आर्टिकल 48A ये भी अमेंडेड है, अमेंडमेंट के तहत है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड safeguard forest and wildlife, because we have too much we have seen the animal and man and animal conflict and man and train conflict। बहुत सारे साउथ इंडिया में ऐसे होते हैं, कर्नाटका में ट्रेन से हाथी कट जा रहे थे, और अभी रिसेंटली अभी न्यूज आई कि केरल में आपने सुना होगा कि कुछ लोगों ने अनानास पाइनएप्पल में क्रैकर्स डाल के एक फीमेल जो एलिफेंट थी एंड शी वाज आल्सो प्रेग्नेंट, तो उसे खिला दिया और उनकी मौत हो गई। इट इज़ वेरी सैड न्यूज़। सो जानवरों से प्यार करें, अगर प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम उससे इस तरह का नफरत भी ना करें। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 49। ओके, तो ये आर्टिकल 48 हो गया कि मतलब जो भी हमारे पर्यावरण है और जो वन्यजीव प्राणी हैं उनकी रक्षा करें, उनको संरक्षण मिलना चाहिए। एंड नेक्स्ट आर्टिकल 49 टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी नेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनका कंजर्वेशन हो और इस तरह की चीज़ें हैं आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 50 व्हाट इट सेज, द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब जो राज्य की जो पब्लिक सर्विसेज हैं, ओके, तो उसमें जुडिशरी जो होनी चाहिए वो एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, एंड जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंटली उनको काम करने दिया जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से पृथककरण, यानी कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये कहता है आर्टिकल 50 एंड आर्टिकल 51 वे द लास्ट, to promote international peace and security and maintain just and honorable relation between nations, to foster respect of international law and treaty obligations, and to encourage settlement of international disputes by arbitration। मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति जो होते हैं उसको प्रमोट करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा करना को प्रमोट करना, एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन, और अन्य देशों के बीच दो देशों के बीच जो होता है वो न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण, ओके, द जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस को इस्टेब्लिश करें, टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ जो होते हैं उसका हमें सम्मान करना चाहिए,
और जो उनके इंटरनेशनल ट्रीटी होते हैं उनके भी, एंड टू इनकरेज सेटलमेंट फॉर इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय द आर्बिट्रेशन, और जो इंटरनेशनल विवाद होते हैं उसको आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता के तहत उनको सुलझाया जाना चाहिए। जैसे अभी देख रहे हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उधर लद्दाख की तरफ जो चाइना इंडिया में घुसने के प्रयास कर रहा है। तो खैर पता नहीं चाइना के मन में क्या है, जब भी देखो इधर मुंह उठा के चले आते हैं, पता नहीं कुछ समझ नहीं आता उनको, सब लगता है जैसे उनकी ही जागीर है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप बताएं कि चाइना के साथ क्या डायरेक्ट युद्ध कर देना चाहिए या फिर आर्बिट्रेशन होनी चाहिए। ऑफ कोर्स हमें आर्बिट्रेशन पहले करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हर छोटे छोटे बात पे ले जाकर तोप चला देंगे और मिसाइल घुमा देंगे, ये गलत है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी हो, क्लैरिटी मिली हो चीज़ों में। एंड अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई है, जस्ट कमेंट बिलो आपको वीडियो कैसा लगा, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दे सकते हैं, एंड डू सब्सक्राइब UPSC ज्ञान। हैव एन ऑसम डे।